सो हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो कई सारे बच्चे जानते हैं कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला था आफ्टर ऑल, करेक्ट। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बच्चे को थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा सा लैग रहता है। और यूट्यूब की भी बात करें तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो जे एडवांस स्पेसिफिक हो, मतलब ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कैटेगोरिकली, ठीक है ना। वो जे मेंस के लिए पढ़ाते होंगे या किसी का और एग्ज़ाम के लिए, पर बात ये है कि जे मेंस या नीट का सिलेबस सेम ही है जे एडवांस के, पर कई कई पर बीच में ज़्यादा स्पेसिफिक स्ट्रेस डालना पड़ता है कुछ चीज़ों में, ठीक है ना। तो उसकी मैं कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाया, अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, और नोट्स में आपको डाउनलोड का लिंक दे दूँगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप सो। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ हाजिक और मैं NIT कर्नाटका में बीटेक कर रहा हूँ अभी, मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मैंने खुद में भी जे मेंस जे एडवांस क्वालिफाई किया था 2022 में। और इसके अलावा मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिस्ट्री में काफ़ी सारे ओलंपियाड्स भी दिए हैं, स्टेट टॉप भी किया है। तो आपको मैं नोट्स एक बार दिखा देता हूँ। ये है, ये कॉपी के नोट्स है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम बस क्या बात करने वाले हैं कि हम वो सब कुछ देख ले कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर पाओ, कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस जे एडवांस तक ले जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उस वजह से पहले हमारा कुछ स्किप ना हो, ठीक है ना, उसका ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों को ये बिल्कुल पता होगा, कोई ड्रॉपर होगा या कोई 12th में होगा तो ठीक है, पर 11th के बच्चों को कम से कम एक बार आंखों के नीचे से मैं ये गुजारना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम भाई मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, ये आप अगर आप 11th में हो ना, आपके इनऑर्गेनिक का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आप ये ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन की वाली की बात नहीं है। और फिर क्वांटम नंबर्स आते हैं, ये KLM वो शेल्स आते हैं। फिर उसमें जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है, मतलब कौन सा सबसे लास्ट शेल होगा, वही होगा आपका वो होता है आपका वैलेंस शेल, ठीक है ना। क्वांटम नंबर्स, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 4 होते हैं ये, फिर स्पिन क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सब आप नोट से भी देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है इन केस। तो ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है ना। फिर ये हुंड्स रूल, आउफबॉल्स प्रिंसिपल, ये सब पता होना चाहिए। फिर ये 1s 2s, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, बोर्ड पर दिखा भी देता हूँ एक बार। ऐसा तो पता है ना आपको, 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s, ऐसे ही सो ऑन। फिर ऐसे एरोज बनाते हैं, ऐसे एरोज। इससे क्या पता चलता है ऑर्बिटल्स कौन से फिल हमें करने हैं, ठीक है ना। मतलब 1s पहले आया यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2s आया इस वाले एरो में, फिर यहाँ पर 2p आया, फिर यहाँ पर 3s आया, करेक्ट। इजी इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। तो यही सब यहाँ पर चल रहा है। और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल वो पेयरिंग वेयरिंग का आप देख लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिएगा, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सबका इसमें एक्सेप्शन भी होता है 2 का, वो आपको पता है, ठीक है ना। और फिर व्हाट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इक्वल शेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इसके पास ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन इनपुट करेंगे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है ना। हाइड्रोजन, कोई सोच रहा होगा ये सब क्या बोल रहा है भाई, यही सब तो इंपॉर्टेंट होता है जे एडवांस के क्वेश्चंस में। इन चीज़ों में भी अक्सर फंसा देता है वो क्वेश्चंस में, मतलब कोऑर्डिनेट में आपको समझना आना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसके पास कितने लोन पेयर बचते हैं, ठीक है ना। उसका जो बेसिक होता है ना, वो स्टार्ट के इसी कॉन्सेप्ट से होता है। तो दोनों ने अपने रिलेशन में एक एक इनपुट इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल शेयरिंग। लेकिन अगर आप देखोगे ना NH3, उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब अगर ये किसी को कोऑर्डिनेट देता है ना, फॉर एग्जांपल ये है बोरॉन है इधर, ये दोनों इसको दे देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलते हैं? अनइक्वल कंट्रीब्यूशन बट इक्वल शेयरिंग। आफ्टर ऑल N और B ऐसे ही रहेंगे,
N और B ऐसे रहेंगे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे? नाइट्रोजन के। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई? कोवेलेंट। आई होप कि आपको ये सब पता होगा, बस मैं कुछ चीज़ स्किप नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ठीक, तो कोवेलेंसी क्या होती है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सब। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर एटम इज नोन एज इट्स कोवेलेंसी। सिंपल, द ग्राउंड स्टेट ऑफ कोवेलेंसी इज इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में उतनी कोवेलेंसी हो पाती है। कॉमन सेंस की बात है। ग्राउंड स्टेट यानी कि आप एक्साइट नहीं हुए अभी, एक्साइटेशन अभी पढ़ते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो अभी आप नॉर्मल फॉर्म में हो, आपके पास जितने ये क्या बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही तो आप बॉन्ड बना पाओगे। जितने आप बॉन्ड बना रहे हैं वही तो आपकी कोवेलेंसी है। तो ग्राउंड स्टेट में जो कोवेलेंसी होती है इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो वाई कार्बन शोज कोवेलेंसी, टेट्रा कोवेलेंसी इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां पर समझने की कोशिश करते हैं व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड पर। तो आपको पता है 1s2 2s2 2p2, यही है ना कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसमें 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब तो पता है ना। ये पूरा फील्ड है, ये भी पूरा फील्ड है। कार्बन 4 हम बचपन से पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल नहीं, टेट्रावैलेंट है कार्बन, करेक्ट। पर वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना कैसे रहा है, ये सोचने की बात है ना। अगर उसके पास ये भी सेकंड वाले शेल का, ये भी सेकंड वाले शेल का, यानी कि ये जो दो है ना, ये दोनों उसके वैलेंस ऑर्बिटल्स है, ये दोनों, ठीक है ना। ये सारे मतलब ये सारे उसके वैलेंस ऑर्बिटल्स है, क्योंकि इन दोनों में 2 है ना। तो लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है। तो इसका रीज़न ये है कि जो कार्बन है ना उसमें टेंडेंसी होती है कि वो सेंट्रल एटम बिहेव करता है, ठीक है ना। नोट्स में सब लिखा हुआ है, आप बस समझ लो। सेंट्रल एटम बिहेव करता है तो उसको बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं बाकी एटम्स के साथ। जब बाकी एटम्स के साथ बॉन्ड बनते हैं ना तो एक कोलिजन थ्योरी करके होती है, कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी, कुछ इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? बॉन्ड बनने के लिए कोलिजन का होना जरूरी है। तो जब कोलिजन होता है ना तो एक्साइटेशन होती है, एनर्जी मिलती है दूसरे इस आदमी को, जो अंदर का आदमी है ना, ये सेंट्रल एटम कार्बन, इसको एनर्जी मिल रही है उन कोलिजन्स की वजह से, क्योंकि ये सेंट्रल एटम बिहेव हो रहा है। तो उस वजह से जो उसका ये वाला ये एक है ना, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ इसका ये कलर करते हैं, ठीक है ना, मज़ा आएगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना जंप होकर इधर आ जाता है, इधर, ठीक है ना। तो कितने हो गए? तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड कितने अनपेयर्ड हो गए भाई? 4 हो गए ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही थी कोवेलेंसी, ठीक है ना। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन का भी हो गया, ठीक है ना। फिर आप ये सब देख लीजिएगा, ये अभी हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी हम ऑर्गेनिक पहले लेक्चर में स्टार्ट करने तक पहुंचते हैं, करेक्ट। तो ये देख लिया आप, HCl कैसे बनाते हैं, ये बच्चों की चीज़ है, HOCl वो सब, ठीक है ना। CH4 में एक ख़त्म करो, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो CH3Cl, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरो डेरिवेटिव, मतलब ये ऐसा समझा रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं वो सब इधर लिखा होगा। वाई कार्बन इज कंसिडर्ड एज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके पास कुछ ये होती है स्पेसिफिकेशंस, मतलब इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बन के पास। एक ये तो ये टेट्रावेलेंट है, हमने देखा टेट्रावेलेंट क्यों है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसके पास कैटिनेशन की टेंडेंसी होती है। कैटिनेशन मतलब ये अपने साथ ही मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, यानी कि जो आपने देखा होगा बकमिलस्टर, फ्लोरेंस, वो सब ट्यूब्स, उसके नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, या बाकी ग्रेफाइट, डायमंड, उसमें होते हैं ना कार्बन बॉन्ड होते हैं बहुत सारे, तो उसी को कैटिनेशन बोलते हैं। तो इसकी टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है कार्बन की कि ये अपने साथ ही बॉन्ड बनाए, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले होता है सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, जो हम पूरे ऑर्गेनिक में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्म नॉर्मल फॉर्म। Atoms are represented by symbols and bonds is represented by line. The number of bonds formed by a particular atom is equivalent to its covalency. Simple, ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म कैसा है? फॉर एग्जाम्पल CH4 है, मीथेन, तो सीधे कार्बन एटम जो है C से रिप्रेजेंट होगा, सिंबल से,
और जो 4 हाइड्रोजन है वो उसी तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। 4 ऐसे रिप्रेजेंट होंगे, वटेवर, आप ये मत सोचिएगा इसकी ज्योमेट्री क्या है वो सब, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। और जो बॉन्ड्स है वो लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, सिंपल। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, सिंपल, किसी काम का नहीं है नॉर्मल फॉर्म। C2H4, अब जहाँ पर कार्बन की फॉर एग्जाम्पल C2H4 एक दिखा देता हूँ आपके लिए, फिर भी ऐसे हम एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। CH4, अब ये क्या है भाई, हमने C तो C एक ही है, अब कितने, सॉरी C2H4 करेक्ट। C तो 2 है, 2 C बना दो। अब पता है कि हमें C के बीच में एक बॉन्ड भी होगा ताकि हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है ना इसकी, तो ये हो गया, H हो गया और H हो गया। पर क्या कार्बन ऐसे 3 ही बॉन्ड बना सकता है क्या, बताओ? नहीं बना सकता, इसको टेट्रा वैलेंसी होती है ना, 4 बनाने हैं ना भाई। जब कोलिजन होते हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं खाली अनपेयर्ड, तो 4 बॉन्ड बनाने, तो एक आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दोगे ऐसे ही, ठीक है ना। C2H2 का बता दो, पहले तो आप यहाँ पर बनाते हैं 2 कार्बन, इस पर एक एक हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहिए भाई, कितने बॉन्ड बनाना चाहिए भाई? बनाना तो चाहिए 4, बना कितना रहा है, 1 और 2, तो क्या करेंगे यहाँ पर और 2 डाल देंगे। कोई सोच रहा है कि यहाँ पर क्यों नहीं हम डबल बॉन्ड डाल रहे हैं? कोई 11th का बच्चा ऐसा सोच सकता है मुझे लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना वो पाई वाई बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब इसके हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक ही है ना, 1s1 है ना ये, तो इसके पास कितने कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ से बनाएगा? तो हमें यही पर इंक्रीज करने, करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। टेंशन मत लो भाई, अभी लेवल बढ़ेगी, अभी मैं बेसिक से जानबूझ के स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा जिसको कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो। कंडेंस्ड फॉर्म, बॉन्ड्स आर हिडन, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, ठीक है ना, बॉन्ड्स हिडन होते हैं। A particular carbon attached with different group is represented in its neighborhood starting from the hydrogen on its left hand side, ठीक है ना, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है हमें CH3, ये नहीं है कंडेंस फॉर्म, ये नहीं है, ये मैं बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, CH2 CH3, ठीक है ना। तो कंडेंस्ड फॉर्म में क्या होगा, हम ऐसे लिखते हैं, जो भी कार्बन के साथ होते हैं ना वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में डाल देते हैं, तो कितना है H3C, इस कार्बन के साथ कितना है H2C, इसके साथ H3C, ठीक है ना, करेक्ट। तो ऐसा लिखा जाएगा। अब और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अब ये सोच रहे हो ना कि इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3, ठीक है ना, इसको भी कंडेंसेड बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये प्रॉपर कंडेंसेड नहीं है, प्रॉपर कंडेंसेड ये फॉर्म है। अगर ऐसे लिखा हो ना, H से स्टार्ट किया हुआ है, तो आप सोच लीजिएगा जो भी कार्बन है उससे पहले के उसके साथ अटैच्ड किए जाएंगे। अब ये किसके, इसके सामने वाला कार्बन कौन है, ये, तो इसके साथ ये अटैच्ड होंगे, ठीक है ना, सिंपल, करेक्ट, हाँ करेक्ट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH ही होगा, ठीक है ना, 2 थे ना यहाँ पर, देखो एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, हाइड्रोजन की तीसरी वैलेंसी और एक और एम्प्टी वैलेंसी में हम Br डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब कैसा होगा, तो सैचुरेटेड फॉर्म हमें क्या बताता है, जैसे तुमने पहले बोला H3C होगा। अब इसके साथ कितने, अब ये सारे सामने नहीं आएंगे, सिर्फ H सामने आएगा, HC, और जो अदर देन हाइड्रोजन होता है ना सामने, तो वो सामने आ जाता है उसी कार्बन के, Br, और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो ब्रैकेट के पिछले वाले कार्बन के साथ ये कनेक्टेड होता है, ऐसा याद रख लो, और वही पुराना H3C, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। नोट्स देखते हैं, देख लो यहाँ पर देखो ब्रोमीन आ गया ना, तो ब्रोमीन इसने सामने कनेक्ट कर लिया, और जो इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट था वो इसके पीछे वाले में कनेक्ट कर दिया इसने, ठीक है ना, कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये। तो आपके लिए कई सारी एग्जांपल्स भी है। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना, इसको कुछ बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, वो एक फंक्शनल ग्रुप है, सामने आएगा वो, अभी आएगा।
तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं COCl के तरीके से, समझ रहे हो। ये एक मतलब जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना उनके लिए थोड़ा ये चलता है कि हमें समझ में आ जाए कि COCl है, डायरेक्ट COCl ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसा है लास्ट में C डबल बॉन्ड OH, ये तो सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये लास्ट में ऐसे लिखते हैं COOH। ये नहीं कि H तुम सबसे पहले लिख दोगे, ये जो H है ना ये तुम पहले भी तो लिख सकते थे ना, ये H सामने लिख सकते थे ना, सैचुरेट फॉर्म तो हमें यही बोलता है। लेकिन अब ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है ना, तो इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी है। स्पेसिफिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो COH करके लिखना है। उसी तरीके से देखो नाइट्राइल यहाँ पर साइनाइड इसको बोलते हैं, साइनाइड CN करके आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर एल्डिहाइड है, CHO करके आएगा, चो एल्डिहाइड होता है। करेक्ट, समझ आ रही है मेरी बात। थोड़ा रिवाइंड करके देख लो अगर समझ नहीं आ रहा है, पर इस पर रुकना तो बेवकूफ़ी हो गया। अब बात आती है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की, जो हमारा काम में आता रहेगा, हमारे काम में आता रहेगा। करेक्ट, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म, फिर सैचुरेटेड, अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कार्बन्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर हिडन। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि कार्बन्स, हमारा एफर्ट ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। कार्बन्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर हिडन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू फंडामेंटल या फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COH जो है ना, H वहाँ पर विजिबल होगा, लेकिन कार्बन, अभी हम समझाते हैं भाई, टेंशन मत लो। कार्बन्स और हाइड्रोजन्स हिडन होते हैं, और बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड विद लाइंस, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स बट अदर देन कार्बन, क्योंकि कार्बन तो हिडन होते हैं। अ पर्टिकुलर एटम कनेक्टेड टू डिफरेंट एटम्स इज कनेक्टेड बाय लाइंस। अ पर्टिकुलर कार्बन कनेक्टेड टू डिफरेंट एटम्स आर कनेक्टेड बाय लाइंस, ठीक है। हाँ, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन आर अज्यूम्ड टू बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। करेक्ट, ठीक है। कॉर्नर एंड लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है। जहाँ पर कोई भी कॉर्नर होगा ना या एंड ऑफ ए लाइन, वहाँ पर कार्बन अज्यूम करना है। क्या मतलब, नॉर्मल फॉर्म क्या है इसका, नॉर्मल नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर हमारे पास CH3 है ना, इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, जो भी लाइन के एजेस होंगे ना वो कार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर ये कार्बन है, इनकी वैलेंसी कितनी होती है भाई बताओ, 4 होती है। लेकिन अब जो देखो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, जो लाइन के एजेस है वो कार्बन है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4, एक तो हो गई सेटिस्फाई। अब जो बाकी के 3 है ना, वो अज्यूम हो जाता है कि वो हाइड्रोजन होगा। अगर कुछ और होता ना तो हम वो बनाते, लेकिन अब ये अज्यूम हो गया कि ये हाइड्रोजन ही है, यानी कि CH3 को हम ऐसे ख़त्म। दूसरा ऐसे है, CH2 है ऐसा ऐसा, CH2 है ऐसा, CH2 है ऐसा, CH2, समझ रहे हो। कार्बन की वैलेंसी बराबर है ना, देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड है, हो गए 4। सेम हर किसी के पास है 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो इसको कैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, हो गया भाई। कार्बन कार्बन के हमने बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए, जो भी एजिस या एंड पॉइंट्स है लाइन के वो कार्बन्स है, और जो बाकी के 3 वैलेंसी है, सॉरी 2 वैलेंसी है, वो हम अज्यूम करेंगे वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, एज सिंपल एज दैट। इसी के साथ अगर हमारे पास होगा CH2 डबल बॉन्ड विद CH Br, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो यहाँ पर और एक मान लो तुम्हारे लिए CH3। अब CH3 है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, पहले तो इनको जोड़ दो, हो गया ना। इस कार्बन के पास सिर्फ हाइड्रोजन है तो छोड़ दो इसको, क्योंकि वो तो अज्यूम हो जाएगा ना। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो छोड़ दो। अब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है तो इस पाई बॉन्ड को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, वो छोड़ दो, लेकिन एक ब्रोमीन भी तो है, तो वो ब्रोमीन ऐसे Br करके कर दो। ये लाइन और इस लाइन को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना, ये डिफरेंट लाइंस है। ये जो लाइन है ना, ये दिख रही है कि ये कार्बन और इस ब्रोमीन को कनेक्ट करती है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये अलग से कार्बन है, कुछ लोग सोचते हैं ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ऐसा थोड़ी होगा। ये तो सिंपल एक लाइन है ब्रोमीन को कनेक्ट करने के लिए इस कार्बन के साथ, करेक्ट। अब कुछ लोग सोच रहे हैं इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, ऐसे बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर एंगल वैंगल है ना, ये हम बस 2D में बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता सच में। प्रैक्टिकली तो वहाँ पर 120, वो आगे देखेंगे 120 डिग्री होगा, फिर उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब तुम लोग देख लेना, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड NH2 कैसे है, इसने यही रिप्रेजेंट किया है किसी भी तरीके से। यहाँ पर और एक कंपाउंड है, ये भी रिप्रेजेंट किया है। सिंपल मतलब देखो यहाँ पर एक, ये देख रहे हो ना, इतना बड़ा कंपाउंड है और इसको इसने क्या बनाया, डब्बा बनाया, पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड O है ना, सिर्फ वो डबल बॉन्ड O रिप्रेजेंट किया, बाकी तो सारे हाइड्रोजन ही थे ना, बाकी कुछ नहीं किया। करेक्ट। यहाँ पर CN है ना, तो देखो यहाँ पर एक N आ जाएगा सामने। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है ना, देख रहे हो। एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है और दूसरा कार्बन यहाँ पर है, ठीक है ना। और वो ट्रिपल बॉन्ड्स N के साथ है, समझ रहे हो। सिंपल है ना। वही ड्रॉ द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म बना, फिर अच्छा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है ना। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, देखो पहले पढ़ते हैं थियरी। इट इज़ द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, इट इज़ द सेकेंड एंड द थर्ड बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्गर वीकर बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। देखो क्या बता रहे हैं, जब भी 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, सबसे पहले वो सिग्मा बनेगा। अगर आपको ऑर्बिटल्स का कुछ आइडिया है, वैसे तो ये थ्योरी अभी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हम उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन भी, हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ऐसे ऑर्बिटल्स आपने सुना होगा होते हैं, ठीक है ना, और Z एक्सिस में कहीं पर भी। अब जिस भी एक्सिस से ये मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये Z एक्सिस में मिल रहे हैं, अब Z एक्सिस में एक तो यहाँ से ऐसे आएगा और दूसरा ऐसे आएगा, करेक्ट, ठीक है ना। देखो 3 ऑर्बिटल्स है। अब ये दो क्या हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन, ये तो बस मिक्स हो रहे हैं ना आपस में। सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है ना, ये घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं अचानक। इनके पास भी X में भी है, Y में भी है और Z में भी है, ठीक है ना। अब ये घूम रहे, अचानक इनका कोलिजन हो गया। जो पहला बॉन्ड इनमें बनेगा ना, ये दो मिक्स हो जाएंगे, पहला बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब जो ये दो है ना, ये ऐसे ओवरलैप होते हैं। मान लो एक पाई बॉन्ड बनता है, तो Z तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो ये X का है ना, सॉरी Y अपनी जगह रहेगा, जो ये X का है ना, ये साइड वाइज ओवरलैप हो जाएगा, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये भी ओवरलैप हो जाएगा, समझ रहे हो। हेड ऑन कोलिजन वाले एक ही है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, ये तो बस साइड वेज कोलिजन है, समझ रहे हो। ऐसे रिप्रेजेंट होता है। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ऐसा, करेक्ट, एक बीच में बड़ा हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा ना। लेकिन ऐसे होते हैं क्या, पाई बॉन्ड्स, इनका इंटरेक्शन ये होता है, लाइन ऑफ इंटरेक्शन ये यहाँ से है, लेकिन क्या बनेगा इनका, ऐसा कुछ बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, करेक्ट। साइडवेज ओवरलैप हो रहा है इन द सेंस, ये है हेड ऑन ओवरलैप। तो ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड बनाने में ज़्यादा किसका एफर्ट जाएगा, या जब बॉन्ड बन गए तो एनर्जी कितनी किसकी ज़्यादा रिलीज होगी। बॉन्ड एनर्जी दोनों चीज़ों के कहते हैं, ठीक है ना। या कोई बॉन्ड तोड़ने में कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उसको भी उसी बॉन्ड की एनर्जी बोलेंगे, समझ रहे हो ना, सिंपल। तो बॉन्ड एनर्जी सिग्मा की ज़्यादा होती है, पाई की कम होती है। अब बताओ इसकी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है या इसकी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है, पाई की ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है या बताओ, A B। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन IIT JEE में क्या होता है, बहुत सारे डिफ़िकल्ट के बीच में ऐसा डाल देते हैं, ठीक है ना। तो डिफ़िकल्ट की वजह से ये भी नहीं आता, ठीक है ना। तो कौन बता रहा है A है, किसकी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है भाई बताओ, B बता रहा है कोई, B की, क्यों भाई, इसमें सिग्मा बॉन्ड है भाई, इसमें सिग्मा भी है, पाई भी है, तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, कॉमन सेंस की बात है, इस वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हम तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकते, एक ही पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड बना है उससे पहले सिग्मा बना होगा, करेक्ट, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा टाइटली होल्ड होंगे, ठीक है ना। वो भी अभी बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अब इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ वो कम होगी, क्योंकि ये ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है। इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इनके बीच में एक ही सिग्मा है, पर इसके अंदर सिग्मा भी है, पाई भी है, तो B की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंपल क्वेश्चन। मुझे लगता है कुछ लोग A गैस कर रहे होंगे, है ना, मैंने कंफ्यूज शायद ऐसे किया।
बाकी थियरी बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन, वो सब देख लो, ठीक है ना, वो तो हम जानते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग ऑलवेज चेक फॉर द कंडेंस्ड फॉर्म, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये इसमें आपको बता रहे हैं कि बताओ कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। अच्छी प्रॉब्लम्स होती है भाई, इनको छोटा नहीं समझना। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, मैं इजी दिखाता हूँ, डिफिकल्ट आप खुद करेंगे। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, बताओ पाई कितने हैं। पाई बॉन्ड तो दूर से दिखता है भाई, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 0। बताओ सिग्मा बॉन्ड्स, ये रिप्रेजेंटेशन है। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं भाई? हाँ 1 2 3, 3 ही है ना, 3 ही है। नहीं भाई, जो हाइड्रोजन 3 ये कनेक्ट करके बैठे हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करने, और यहाँ पर 3, वो भी तो सिग्मा बॉन्ड से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13, ऐसा करके, ठीक है ना। एज सिंपल एज दैट। कितना हो गया टाइम? ओनली 25 मिनट्स। नाइस, वी आर मेकिंग अ गुड प्रोग्रेस गाइज। तो ये सब आप देख लीजिएगा। और जो मैंने कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं ना, फॉर एग्जांपल नेप्थिलीन ऐसा होता है, टाउलुइन ऐसा होता है, ठीक है ना। यूरिया भी इसी में मैंने रखा होगा कहीं पर, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया था। देखो फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, किस, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा और इनको आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फ्यूरान के लिए बोल सकते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि फ्यूरान ऐसा होता है, करेक्ट। आजकल वैसे उतना नहीं होता, लेकिन प्रीवियस ईयर में तो है, आप देख लो अपना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी आप ये मत सोचिएगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा ना तब मैं बताऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं जो आपको नहीं पता है, जो आपको पता होना चाहिए था पहले से ही, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है, इजी चीज़ है, बस ध्यान रखो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 कैटेगरीज होती है ब्रॉडली, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन आप याद रखिएगा, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी मतलब थोड़ा सा आगे जाकर। फिलहाल हम ओपन चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें होते हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उनको बोलते हैं जिनमें पाई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है तो पहला कौन बॉन्ड बनता है? सिग्मा, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होगा। इफ कंपाउंड कंटेन्स पाई बॉन्ड, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड बोलेंगे उसको, चाहे वो डबल पाई हो या सिंगल पाई हो। डबल पाई हो तो एल्काइन बन जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले, या डबल, सिर्फ एक डबल बॉन्ड हुआ तो, यानी कि डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन। भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई तुम लोग? मैं हो रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन, ALKENE। इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूं, इसमें 2 पाई है, तो इसको एल्काइन नहीं बोलेंगे, इसको एल्कीन ही बोलेंगे जो इसमें है। अब किसी में ट्रिपल पाई ये भी है और डबल भी है, तो इसको एल्काइन बोलेंगे, ठीक है ना। हम मैक्सिमम को प्रेफरेंस देते हैं, इसको एल्काइन बोलेंगे, ठीक है ना। हालांकि इस तरफ से एल्कीन भी है इसमें, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको एल्काइन बोलेंगे, इसको एल्काइन में कंसिडर करेंगे। और चाहे कितने भी पाई हो उनको क्या बोलेंगे? एल्कीन ही बोलेंगे। और चाहे कितने भी ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या बोलेंगे? उसको भी क्या बोलेंगे? ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है भाई, उसको एल्काइन ही बोलेंगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो पैरा, ठीक है ना, एल्कीन एल्काइन का हो गया। अब इनका ये जनरल फॉर्म है CnH2n+2, यानी कि n का कोई भी वैल्यू दो, n का वैल्यू दो तो 1, क्या आएगा? CH4, मीथेन। तो वो पहला मेंबर होता है इसका जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होते, मतलब सैचुरेटेड का। अब देखो इसके एल्कीन की फॉर्मूला है CnH2n, यानी कि n का कोई भी वैल्यू दो, यानी कि 2 दे दो, तो C2H4 हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, एल्केन का हमने बताया CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n, बताओ -2। हाँ माइनस, यहाँ पर भी -2 हुआ, यहाँ पर भी -2 हुआ। आपको समझ भी आ जाएगी ये चीज़ें, दीज ये रैंडम नहीं है, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब आपको पढ़ोगे ना
तो अब आपको समझ भी आएगा, ऑब्वियसली सैचुरेशन इंक्रीज हो रही है, 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन 2 माइनस हो रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है ब्रो। एन का वैल्यू 2 डाल दो, कितने आएंगे हाइड्रोजन, कितने आएंगे 4 5 6। ऑब्वियसली बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 3 आएंगे ना यहाँ से वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। ऑब्वियस CnH2n, N2 डाल दो, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं 4, 1 2 3 4। अब कितना ये बचा, इसकी भी एक वैलेंसी बची, इसकी भी एक वैलेंसी बची, बीच में जुड़ा दो, बन गया ना एल्कीन। इसी तरीके से एल्काइन का आप खुद देख लीजिएगा, सिंपल। इतनी सिंपल चीजें पढ़ी है क्या तुमने। उसी तरीके से जो एल्कीन्स होते हैं उनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, सॉरी एल्काइंस को पैराफिन्स भी बोलते हैं क्योंकि वैक्स प्रोड्यूसिंग होते हैं। उसी तरीके से ये जो PDF है ना, ये मैं आपको अवेलेबल कर देता हूँ वीडियो के नीचे, करेक्ट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो एल्कीन होते हैं उनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग, करेक्ट। अब फिर इनकी अपनी कैटेगरीज है, इनमें से भी कुछ अनब्रांचड होते हैं, यानी कि मतलब सिंपल एक पेरेंट कार्बन चेन चल रही है। ब्रांचड भी हो सकते हैं, यानी कि एक चेन तो चल रही है लेकिन उससे एक ब्रांच भी निकल रहा है, करेक्ट। थोड़ा बुलर हो गया पेज, परेशानी नहीं है। तो एल्कीन हो गए, एल्काइंस ऑल्सो, ठीक है ना। एल्काइंस में भी ब्रांच होते हैं, नहीं होते, देखो इसमें ब्रांच नहीं है लेकिन ये एल्काइन है। अब ये भी एल्काइन है लेकिन इसको सामने देखो ये ब्रांच निकली है, ठीक है ना, ब्रांचेस। अब एक क्वेश्चन आपको करते हैं, टेल मी द मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन्स टू मेक ब्रांचेड एल्केन। सबसे कितने कम कार्बन्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स रिक्वायर्ड टू मेक ब्रांचेड एल्केन, और फिर उसके बाद ब्रांचेड एल्कीन। पॉज करके खुद ही जवाब दे दो, इजी है। ऑब्वियसली देखो हम 2 तो हमने बना दिए, क्या अब हम 2, ये 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन है 2 कार्बन है, क्या इस पर ब्रांच बना सकते हैं क्या, यहाँ पर 1 बना देता हूँ, लेकिन ये ब्रांच तो है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट बन गया। तो मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ताकि एक पेरेंट कार्बन चेन भी चलती रहे, पेरेंट कार्बन चेन भी चलती रहे, कोई भी एक चेन, और उससे एक मतलब प्रोजेक्शन भी बाहर की तरफ निकले, ठीक है ना। तो मिनिमम 3-4 चाहिए कार्बन्स। इन द सेम वे सेम अप्लाइज फॉर एल्कीन ऑल्सो। एल्कीन भी ऐसे ही मान लो, मिनिमम तो 4 ही चाहिए ना। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। मैंने अच्छा नहीं बनाया शायद, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो, ऐसा मिनिमम 4 ही चाहिए ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, करेक्ट, इजी। मुझे लग रहा है मैं आपको बहुत इजी पढ़ा रहा हूं भाई, है ना। डिग्री ऑफ कार्बन, अब ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्ट नीट में, लेकिन मेंस में भी आ सकते हैं। वैसे तो अब तो नहीं आते भाई इतने आसान, हाँ आ भी सकते हैं भाई। अब वापस लेवल कम हो रही है जेईई मेंस, करेक्ट, बहुत कम हो रही है, NCERT लेवल। डिग्री ऑफ कार्बन्स, कार्बन्स की डिग्री क्या होती है पढ़ते हैं, 3rd डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स खत्म करते हैं भाई। अगर एक कार्बन फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन है, इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हो, कोई नहीं, या ऐसा कोई हो CH3 इथेन, ठीक है ना। IUPAC ही पढ़ने जा रहे हैं भाई, टेंशन मत लो, अभी IUPAC ही चल रहा है। इथेन मीथेन सब सीख जाओगे। तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कोई सोच रहा है ये हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, भाई पागल बातें नहीं करना मेरे साथ। ये असल में कार्बन कार्बन है, इनके पास 3 ये भी है, करेक्ट। तो कार्बन के पास कितने कार्बन जुड़े हुए, 1। ऐसे कार्बन्स जिनके साथ या तो कोई कार्बन नहीं होगा या तो 1 कार्बन होगा, उनको प्राइमरी कार्बन्स बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन्स, ठीक है ना, या 1 डिग्री कार्बन्स। मेक सेंस, हाँ मेक सेंस। इन द सेम वे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन समझो, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं भाई, 1 कार्बन डायरेक्ट, मेरा मतलब है डायरेक्ट कितने जुड़े हुए, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है।
इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक कार्बन डायरेक्टली, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन इस कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए भाई? इसके साथ तो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो ये 2 डिग्री कार्बन बन गया। समझ रहे हो? 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, इसको प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन। समझ रहे हो? इजी। हाँ, अब गैस कर लो भाई, टर्जरी या 3 डिग्री कार्बन क्या होता होगा? कॉमन सेंस की बात है। ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, लेकिन ये कार्बन 3 डिग्री, टर्जरी कार्बन। समझ रहे हो? 4 डिग्री कार्बन गैस कर लो, 4 डिग्री या क्वांटरटरी कार्बन, ठीक है ना। अपना ये बन गया 3,3 डाइइथाइल पेंटीन, इसको बोलते हैं हाँ ठीक है। ये ऐसे तुम लोग भी सीख जाओगे नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, देख कर ही कंपाउंड पूरा नाम बक दोगे, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन आर देयर, कितने हैं? 4। हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन आर देयर? 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। क्यों है 2 डिग्री कार्बन? यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये भी होगा 2 डिग्री कार्बन भी भाई 4 है। लेकिन ये बीच का कार्बन क्या है? ये तो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 डिग्री कार्बन। करेक्ट, इजी। इन द सेम वे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, हो सकता है क्या ऐसा? इसकी वैलेंसी कितनी? 1, तो ये तो एक ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है फिर? 1 डिग्री हाइड्रोजन तो हम समझ गए, मजाक कर रहा हूं, ये गलत डेफिनेशन है। अगर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना कार्बन के साथ, जो उस कार्बन की डिग्री है ना, वो इसकी भी डिग्री हो जाएगी। अगर ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 4 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 4 डिग्री कार्बन है, ये क्या हो जाएगा? 4 डिग्री हो जाएगा भाई। अगर कार्बन 4 डिग्री है ना, ये कार्बन 4 डिग्री है, तो इसके साथ ऑलरेडी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ हाइड्रोजन कहां से जोड़ोगे तुम लोग? करेक्ट। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हायर कॉन्सेप्ट्स में है, लेकिन जेई में नहीं है, ठीक है ना। समझ गए? जो भी डिग्री का कार्बन होगा, उस पर जो हाइड्रोजन होगा, उसकी डिग्री भी उतनी होगी। करेक्ट, सिंपल। तो हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। बस तुम लोग देखते रहो, फिर ऐसे क्वेश्चंस कर लेना नोट्स में से, ठीक है ना। एंथ्रासीन बना लेना, एंथ्रासीन में देख लेना कि कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने है, वो सब, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यूरिया है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट वाज इन द लैब प्रिपेयर्ड बाय वोहलर, ठीक है ना। नीट के बच्चों को लिए, वैसे तो नीट में ऐसा तो इतना बेकार नहीं आता है भाई, सच बताऊँ तो। नीट और जेईई मेंस की लेवल तो सेम है। अब पायरिडीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आप देख लीजिएगा, पायरिडीन, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, क्योंकि देखो वो आप देख लेना उससे कि इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 बच रहे हैं, तो वो 2 क्या बनाएंगे? लोन पेयर। समझ रहे हैं? उसी तरीके से 1 डिग्री कितने कार्बन है, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हाइड्रोजन कितने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सेम ब्रो। अब मैंने आपको बोला था क्लोज चेन, अब याद करना, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब वो आगे आ गया है, आपके अच्छे दिन आ गए भाई। ओपन चेन तो हमने पढ़ लिया था ना। ओपन चेन में हमने क्या पढ़ा था भाई? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड में से हमने फिर 2 पढ़े थे, और एल्कीन और एल्काइन। सैचुरेटेड में सिर्फ थे एल्केन्स। ओपन चेन। अब क्लोज चेन की बात करते हैं, हालांकि ये बहुत कम बताया गया है, ठीक है ना, आपको कम बताया जा रहा है, ये इससे बहुत आसान है। अब इसमें होते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि क्लोज चेन है, ठीक है ना। अभी हम ओपन चेन तो पढ़ लिया, अब क्लोज चेन है। चेन है तो डब्बा तो बनाना ही है भाई, चेन है तो किसी ना किसी तरीके से बंद तो हो ही जाएगा। अब अगर उसमें सिर्फ कार्बन है उस चेन में अवेलेबल, उस चेन में द मेंबर्स ऑफ दैट रिंग, अगर इसके बाहर यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद सल्फर, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये रिंग है ना, रिंग के सारे कार्बन अगर है ना, तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे।
अगर रिंग में ही फॉर एग्जांपल अभी हमने पायरिडीन देखा था, एन आ गया ना, पायरिडीन है, रिंग में ही आ गया ना नाइट्रोजन अदर देन कार्बन, तो उसको हेट्रो बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। करेक्ट, सिंपल सिंपल। फिर उसी तरीके से जो होमोसाइक्लिक होते हैं, देखो ये सारे होमोसाइक्लिक है यहाँ से, इसमें भी एरोमेटिक होते हैं और एलिसाइक्लिक होते हैं। एलिसाइक्लिक यानी कि जो एरोमेटिक नहीं है शॉर्ट में। फिर एरोमेटिक क्या है वो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, उसके लिए पूरा हक्कल्स रूल पढ़ना है, ठीक है ना। आपकी जो ये रेफरेंस बुक है ना, रेफरेंस बुक नहीं है, ये प्रॉब्लम बुक है MS चौहान की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इस पर पूरा एक लेवल है इसकी, ठीक है ना। नियरली 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है इसी पर, एरोमेटिसिटी पर, ठीक है ना। मतलब उस एक टॉपिक में, बाकी जगहों पर तो है ही एरोमेटिसिटी के अनलिमिटेड क्वेश्चंस, वो तो है ही, पर हक्कल्स रूल पर ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो वो भी है। तो अगर आपने ये बुक देख ली है तो इसके क्वेश्चंस भी आप कर रहे होंगे धीरे धीरे, आपके भाई ने सब कर लिया आपके लिए। अगर आप JEE मीन्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ला सकते हैं MS चौहान की एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स। जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एडवांस प्रॉब्लम्स, लेकिन तब जब आपके पास कोई बुक नहीं है। अगर आपके पास कोई भी कोचिंग का मटेरियल है तो आप सबसे पहले कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। NCERT तो चलती रहेगी साथ में। करेक्ट। बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन आप देख लीजिएगा। लोन पेयर तो मैंने आपको बताया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये नेसेसरी है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि लास्ट शेल में हो, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ईच पेयर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लोन पेयर। देखो यहाँ पर NH3 है फॉर एग्जाम्पल, NH3 के पास देखो, N के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैसे N का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो क्या हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चलेंगे? नहीं, हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, यानी कि वैलेंस कितने हैं। भाई जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लाइटली ले रहे हो, फिर जब आपको कन्फ्यूजन आएगा ना एडवांस के क्वेश्चन में, तब यही सब कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं उसमें। इसलिए आप ध्यान से मेरी बात सुनो। नाइट्रोजन में तो 7 एटॉमिक नंबर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए नाइट्रोजन में? 7। लेकिन हम शो कितने करते हैं? सिर्फ 5। क्यों 5? क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। देखो यहाँ पर बना कर है 1s2 2s2 2p3। अब 1s है, उसके बाद 2 शुरू हो रहा है ना, तो जो 2 में आएंगे ना वही उसके वैलेंस होंगे, क्योंकि 3 है ही नहीं कोई। तो 2 वाले कितने हैं? 5 है ना, तो वही 5 इधर है। उनमें से एक लोन पेयर है और 3 जो है सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड किन के साथ? हाइड्रोजन के साथ। ऐसा ही आप इसमें डेप्थ में जाए नोट्स में, आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बोला था, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन बट इक्वल शेयरिंग। उसके बाद ये इक्वल शेयर इक्वल करेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ना, देखो H पॉजिटिव था यहाँ पर, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इसके पास एक ओपन वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो अपने दोनों है ना उसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ नाइट्रोजन का है, लेकिन शेयर ये दोनों करेंगे। तो हाँ, पूछा जाएगा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बोलेंगे 2 है। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, बोली जाएगा 5 है। समझ रहे हो, दोनों शेयर कर रहे हैं। इसमें होता है ये डोनर एक्सेप्टर, डोनर के पास प्लस चार्ज आता है, एक्सेप्टर के पास नेगेटिव चार्ज आता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं आएगा एक्सेप्टर के पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था ना H प्लस के पास। H प्लस के पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था, ये भी एक अच्छा एडवांस का कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी एक प्लस चार्ज था, अब एक्सेप्टर इसने एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर हाइड्रोजन चार्ज लेस हो गया। समझ रहे हो। अगर वहीं पर अब BF3 होता, फॉर एग्जाम्पल BF3 होता, इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, लेकिन ये ऑलरेडी चार्ज लेस था। अब अगर इसके अंदर कोई लोन पेयर डालेगा ना, तो ये BF3 वट नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब अगर एक फ्लोरीन इसको दे रहा है, फ्लोरीन नहीं दे रहा है, तो ये हो जाएगा BF4 नेगेटिव। कॉन्सेप्ट समझो आप, मेरा नेगेटिव का क्वेश्चन है, नेगेटिव हो जाएगा। मेरा मुद्दा और मकसद आपको ये बताने का है, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस वाले फ्लोरीन ने इसको दिया था ये। खैर ठीक। यहाँ से आपके लिए एग्जांपल्स भी है। देखो बॉन्डिंग इन सल्फर आप देख लीजिएगा, इसका ग्राउंड स्टेट क्या है। ग्राउंड स्टेट तो ऐसा है भाई,
फिर फर्स्ट स्टेट एक्साइटेड स्टेट क्या है, फिर जो यहाँ पर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना वो इसमें चला जाएगा, वो किस में 3D में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जगह खाली थी। इसीलिए आपने देखा होगा कभी सल्फर जो है 2 के साथ बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन की तरह, कभी सल्फर जो है 4 के साथ बॉन्ड बनाता है, कभी सल्फर जो है 6 के साथ बॉन्ड बनाता है। करेक्ट। सल्फर इंटरनल एक्साइटेशन ऑकर्स इन सबसेट्स, वो आप देख लीजिएगा। ये है ना इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 6। भाई मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, अब बस ध्यान रखो। देखो यहाँ पर सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 4 बना रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 बना रहा है। तो आपको अब दिमाग में आना चाहिए, आप मेरे पास पढ़ रहे हो ना, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए किस एक्साइड स्टेट में 6 है, तो सेकंड एक्साइड स्टेट में है, यानी कि और एक अनपेयरिंग हुई है। उसी तरीके से फॉस्फोरस में आप देख लीजिएगा, बनाया हुआ यहाँ पर देखो 3 के साथ भी बनाता है, 5 के साथ भी बनाता है, और 5 के साथ भी तो बनाता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 के साथ भी, सॉरी Cl3 है ना ये, 1 2 5 के साथ। फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 के साथ बनाता है, सॉरी नाइट्रोजन के नीचे है ना। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो मैक्सिमम तो 5 ही बना सकता है ऑब्वियसली बॉन्ड्स। अब देखो, अब आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको एक काम की बात यहाँ पर लिख दी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कैन नॉट शो एक्साइटेड स्टेट, यानी कि अगर नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है ना, 3 बॉन्ड बनाता है, और एक जो है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यानी कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट और 3 सिग्मा। तो उतना ही कर सकता है, उसके ज़्यादा आपको नहीं सोचना है कि कहीं अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं आ जाएगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन बेचारा, यह हमेशा अपने 2 बॉन्ड बनाकर निकल जाएगा। उसी तरीके से फ्लोरीन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाकर निकल जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। अब अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान रखिएगा इस बात का, हम बस एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं 10th का। अब स्टार्ट होने जा रहा है इसके बाद वाले लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर। उसमें आप प्रॉब्लम्स लगा सकते हो इससे, अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो। अगर आपके पास कोचिंग आकाश, एलन, राइज या किसी भी और कोचिंग की, PW की भी, ठीक है ना, या अनअकैडमी की कोई बुक है, तो आप उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस। करेक्ट। उसके अलावा आपके पास PYQs के लिए अगर आप एक बुक लाते हो चैप्टर वाइज, वो भी एक अच्छा सोर्स रहेगा आपके लिए। अगर आप प्रिपरेशन के स्टार्ट में हो ना, अब काफ़ी कुछ कर लोगे प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। हाँ, पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सारे प्रीवियस ईयर नहीं करने, कुछ ऐसा साल आप रखिएगा जैसे 2016 आपने छोड़ दिए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना 2016 का या 17 का, ताकि एंड जब आपका प्रिपरेशन का एंड आए ना, तब फिर आपका वो डाइल्यूट ना हो जाए स्कोर। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पता है 2016 के पेपर का, तब जो आप प्रिपरेशन के बाद में वो पेपर दोगे ना, उसका जो मार्क्स होगा ना, वो आप देख सकते हो, अच्छा इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे। समझ रहे हो, कॉमन सेंस की बात है ये सब। फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे COH होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो क्या बोलता था, नॉर्मल फॉर्म में COH ही लिखा जाता था, सैचुरेटेड फॉर्म में COH। तो ये होते क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एटम्स होते हैं जुड़े हुए, जो किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सफ़र होती है, सफ़र यानी कि इफेक्ट पड़ता है। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड। देखो COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये नहीं कि 2 ऑक्सीजन होंगे और 1 हाइड्रोजन होगा और 1 कार्बन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, नहीं। इसी कन्फिग्रेशन में होना चाहिए, C डबल बॉन्ड विद OH और 1 वैलेंसी यहाँ से खाली, यहाँ से जहाँ से वो पेरेंट कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ हो। इसी तरीके से सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड की शेप ऐसी होती है, कंडेंसड में ऐसा लिखा जाता है, कंडेंसड में सल्फोनिक एसिड ऐसा लिखा जाता है, COH तो मैंने आपको बोला कंडेंसड में लिखा जाता है। उसी तरीके से अपने पास एस्टर है, एस्टर के यहाँ से यहाँ साइड से भी वैलेंसी होती है, यहाँ साइड से भी वैलेंसी होती है। आप इसको वो नहीं समझ लीजिएगा कार्बन, वो यहाँ पर भी कार्बन है वहाँ पर कार्बन, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये वैलेंसीज है, ओपन वैलेंसीज है, रिप्रेजेंट ऐसे होता है सैचुरेटेड में। हाँ, तो ये है अपना कार्बोनिल हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये X की जगह क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड या एलाइल क्लोराइड, एसाइल फ्लोराइड, सॉरी एसाइल फ्लोराइड, एसाइल फ्लोराइड, एसाइल ब्रोमाइड या कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल ब्रोमाइड, वो सब ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। आपको ये इसी तरीके से याद भी रखने हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रिक भी।
यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की है, देखो कीटोन है, ये OH है, SH है, NH2 है। NH2 में अभी हम डेप्थ में और 3 भी देखेंगे। NH2 के अंदर 3 ये होते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स। देखो फिनॉल, अगर एक बेंजीन रिंग पर OH है और एक सिंपल OH है, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है। अभी आपको डेप्थ में भी समझाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से ONO है, इसको नाइट्राइड बोलते हैं, ये भी एक अलग फंक्शनल ग्रुप्स है। अरे ये क्या बता रहा है, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। देखो हम पूरे कोर्स में इनको सिर्फ एक जगह फंक्शनल ग्रुप्स में कंसिडर करते हैं। जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर इन दिस कंपाउंड, तो उसमें अगर एक डबल बॉन्ड हुआ ना या बहुत सारे डबल बॉन्ड हुए, तो उसको भी आप एक फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करोगे। यानी कि बोलोगे कि हाँ इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स है या एक डबल बॉन्ड है, तो ये भी तो एक यूनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर उसमें एक एल्काइन हुआ ट्रिपल बॉन्ड C, तो वो भी एक यूनिक फंक्शनल ग्रुप कंसिडर होगा। मैं क्या बता रहा हूँ भाई, ये देखो मैं बता क्या रहा हूँ भाई, समझ नहीं रहे तुम लोग। बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स है, आप इसे कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसी कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ये भी वैसे समझ आने का क्या है भाई, तुम तो दिमाग वाले हो। तुम बोलोगे भाई एक फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बोलोगे ना, और कुछ बोलेगा कोई? ऑब्वियसली जिसको मौत का खौफ होगा वो तो यही बोलेगा एक। अब यहाँ पर मैंने ऐसा एल्कीन भी बना दिया, तो तुम लोग बोलोगे नहीं भाई दो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक ये है एक ये है। उसी तरीके से सामने अगर, क्या कर रहा हूँ मैं भाई, उसी तरीके से सामने अगर यहाँ पर एल्काइन भी हुआ, तो बोलोगे तीन फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप, तीन फंक्शनल ग्रुप। और अगर सामने और एक एल्कीन हुआ तो कितना बोलोगे? एल्कीन तो कंसिडर हो गया ना, तब भी तीन ही फंक्शनल ग्रुप। समझ रहे हो? इस केस में हम एल्काइन और एल्कीन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। अदर देन दिस हम इसको फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी आर देयर, तो ये भी कंसिडर होते हैं। ये आप एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लोगे। इन हेलोजन इज अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O, देन इट्स कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। वही मतलब अगर कोई हेलोजन होगा कार्बन चेन पर तो वो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि लोकेंट है। लेकिन अगर देखो सब यहाँ पर कार्बन के ऊपर X तो जुड़ा हुआ है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसिटिन यूजुअली जुड़ता नहीं है। लेकिन उसी कार्बन पर C डबल बॉन्ड O भी हुआ, तभी वो फंक्शनल ग्रुप है, एसाइल हैलाइड। अगर सिर्फ ब्रोमीन है जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड O नहीं है उस कार्बन पर, फिर उसको नहीं बोलेंगे। कॉमन सेंस की बात है ना। डिग्री ऑफ एमाइंस, डिग्री ऑफ एमाइंस कैसे होती है? डिग्री ऑफ एमाइंस जो है ना, डिग्री ऑफ कार्बन्स की तरह होती है। यानी कि 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन है जो या तो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है या तो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से डिग्री ऑफ एमाइंस, एमाइन यानी कि NH3 सॉरी, NH3 को क्या बोलते हैं? एमाइंस जो होते हैं ना, एमाइंस ऐसे होते हैं, एमाइंस ऐसे होते हैं। किसी भी कार्बन चेन पर NH2 ऐसा हुआ, NH2, ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ पर और एक कार्बन नहीं है, ये इसका बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। यानी कि 4 ऐसे थे, 1 2 3 4 4 कार्बन, और इस पर ऐसे NH2 जुड़ा हुआ था, करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे एमाइन। वैसे तो ये 1 डिग्री अमाइन है। क्यों 1 डिग्री अमाइन है? क्योंकि ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। ये नहीं कि ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से हम हाइड्रोजन का देखते थे ना, उस तरीके से नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट देखना है इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए। अब बताओ मेरी जान, ये NH है और यहाँ से और एक है, ये क्या है? यहाँ पर और एक कार्बन है, समझ रहे हो ना? यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, और ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड। ये नहीं कि यहाँ पर और एक कार्बन है, ऐसा नहीं होता। अब समझो इसके नॉर्म्स क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो यहाँ से 3 कार्बन है, यहाँ से एक कार्बन है, तो ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ से तो ये डायरेक्ट एक कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ से एक, तो ये 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। इन द सेम वे अगर नाइट्रोजन है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से मिथाइल के साथ जुड़ा है, मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है, इथाइल के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक कार्बन के साथ, यहाँ से एक कार्बन के साथ, यहाँ पर भी डायरेक्ट एक कार्बन के साथ, 2 कार्बन है यहाँ पर लेकिन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये
3 डिग्री अमाइन हो गया। इसी तरीके से 4 डिग्री भी होते हैं, लेकिन उसमें फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आता है पॉजिटिव चार्ज, समझाओ पागल इंसानों। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 5, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक लोन पेयर था। अब अगर इसने 4 बॉन्ड्स बनाए तो कॉमन सेंस की बात है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, बताओ? कॉमन सेंस की बात नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं अपना। सेकेंड डिग्री अमाइंस देखो ये होते हैं अमाइंस, ठीक है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। दो चीज़ें मुझे याद आई एडवांस के क्वेश्चन से, रुको मैं वो भी बताता हूँ। आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो ये नाइट्रोजन होता है ना, ये यहाँ तो 3 बॉन्ड्स बनाएगा, और जो इसके पास एक ये होता है, एक ही बॉन्ड बना पाता है, यानी कि मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना पाता है। और जब ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, तब इस पर प्लस चार्ज जरूर आता है, ठीक है ना। एडवांस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनकरेक्ट। उसमें क्या था, यहाँ तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा था तो इनकरेक्ट हो गया कंपाउंड। यहाँ तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा था लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है। अब देखोगे भी ना, हाँ ये 4 बना रहा है तो पॉजिटिव आना तो चाहिए, लेकिन आ ही नहीं रहा है, तो वो भी इनकरेक्ट। समझ रहे हो कितनी अच्छी बात है। अब दूसरी बात आपको बताएंगे, आपको बताया जाएगा बताइए इसमें यहाँ पर NH2 है जुड़ा हुआ, बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स है। अब बताओगे ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है, ये तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, और एमीन जो है ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप है भाई। लेकिन ये कितने डिग्री का एमाइन है, ये 3 डिग्री का एमाइन है। यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दूसरा जुड़े के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, यहाँ पर तीसरे, ये 3 डिग्री एमाइन है। ये कितने डिग्री एमाइन है, ये भी 3 डिग्री है, 1 2 3। तो ये दोनों वैसे सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन ये कितने डिग्री का है, ये तो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, यानी कि 1 डिग्री एमाइन। तो बोला जाएगा कितने टोटल फंक्शनल ग्रुप्स है, एक 2 3 4 टोटल फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है ना। अगर इसी को मैं एक्सटेंड करूं ऐसा भी, तो ये कितनी डिग्री आ गया, 1 2, ये तो 2 ही डिग्री है ना, तो ये 5वां फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएगा। क्यों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। कॉमन सेंस की बात है, समझ आ गई मेरी बात। वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, याद करना है ऐसे। डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है ना। डिग्री ऑफ अल्कोहल सेम है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की तरह। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे देखा करते थे, बताओ? डिग्री ऑफ अल्कोहल्स हम कैसे देखते थे भाई? डिग्री ऑफ अल्कोहल्स हम नहीं देखते थे, जिस कार्बन के साथ वो अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री कितनी है, ठीक है ना। तो उसको उसने डिग्री का अल्कोहल बताएंगे, यानी कि अगर 3 डिग्री पर एक अल्कोहल है तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। 4 डिग्री पर एक अल्कोहल है तो उसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री। सर तुम्हारा कार्बन ही 4 डिग्री हो जाएगा ना, यानी कि उसके साथ 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब इसके पास तो वैकेंसी ही नहीं है और एक वैलेंसी, तो ये OH कहाँ से जुड़ेगा, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होते, ये सॉरी 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होते। कॉमन सेंस की बात नहीं है मेरे लिए, तो कॉमन सेंस की बात लग रही है मेरे को। अब देखो एडवांस की चीज़, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप्स। ये नहीं कि कोई 1 डिग्री अल्कोहल है यानी कि 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर ये 2 डिग्री पर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो ये अल्कोहल है ना ये 1 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, और जो यहाँ पर है ना ये भी 2 डिग्री पर जुड़ा, ये तो अल्कोहल ही नहीं है, सॉरी ये दो तो फिनॉल है भाई, सॉरी ये एक अल्कोहल है बीच में। दिमाग आ रहा है ना तुम लोगों को? जब बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH होता है ना तो उसको अल्कोहल थोड़ी बोलते हैं, उसको फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल तो अलग फंक्शनल ग्रुप है ना। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, करेक्ट। और फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना।
बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप्स है इसमें। ये बेंजीन रिंग है, OH है, यहाँ पर है, यहाँ पर OH है, अभी नहीं बताओ, और यहाँ पर भी OH है, बताओ ये कितने डिग्री का OH है? 1 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्बन है ना वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। दिमाग लगा पा रहे हो? ये कार्बन खुद 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये कितने डिग्री का OH हुआ? 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये हुआ एक फंक्शनल ग्रुप हमारा। लेकिन ये जो है ना ये तो 2 डिग्री पर है, लेकिन वो हमें देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन पर जुड़ा हुआ है ना, इसको बेंजीन बोलते हैं। ये ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही होती है, मेसोमेरिक इफेक्ट, वो हम सब देखेंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो बीच में गोल कुछ है, रिमसन सर्कल, RIMS, रिमसन सर्कल। देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, मेरे पर स्पेलिंग का भरोसा मत करो। एडवांस में स्पेलिंग तो आज तक नहीं, अरे भाई एडवांस में तो स्पेलिंग भी पूछे एक बार। लेकिन वो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन एक था, इनऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन था जिसका वो था, जिसका मफहूम क्या था, वो भी IUPAC था, लेकिन इनऑर्गेनिक वाला IUPAC, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, उसमें एक स्पेलिंग थी एमीन, क्योंकि ऑर्गेनिक में एमीन की स्पेलिंग है AMINE, वहाँ पर स्पेलिंग होती है AMMINE, तो इस पर एक क्वेश्चन बनता था, ठीक है ना। ये आप उधर देखेंगे, मेरा इसका हेडेक नहीं है। तो इस कंपाउंड में कितने हुए भाई? इस कंपाउंड में हुए 2 फंक्शनल ग्रुप्स, ये एक फंक्शनल ग्रुप और ये फिनॉल दूसरा फंक्शनल ग्रुप। करेक्ट, सही है। इसके बाद हम बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज की। खत्म भाई खत्म, आपका क्लास नंबर 1 खत्म, अच्छी तरीके से खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अब हम अगली क्लास से करेंगे स्टार्ट ऑर्गेनिक का IUPAC। उसके बाद में आपको पूरे जो ऑर्गेनिक 11th के कॉन्सेप्ट्स है ना, जिससे डायरेक्ट ऑर्गेनिक ये एडवांस के सब सवाल हो जाते हैं, ठीक है ना। और जिसका वो क्लियर है ना, उसको फिर 12th का भी इजीली समझ आता है, उसको कुछ भी गोटा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट, तो उसी तरीके से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी। होमोलॉगस सीरीज, उस सीरीज़ को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्केन है, एल्केन की सीरीज़ क्या है? एल्केन की सीरीज़ है फॉर एग्जाम्पल CNH2N+2 है ना। अब इसमें N का वैल्यू डालते जाओ, क्या आएगा? CH4 आएगा, फिर C2H6 आएगा, फिर C3H, बताओ 2 और 6 7 8 H8 आएगा। करेक्ट ना? ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि 3 कार्बन है तो इस पर 3 हाइड्रोजन होंगे, इस पर 3 हाइड्रोजन होंगे, इस पर तो 2 ही होंगे। कितने हुए? 3 4 5 6 7 8। करेक्ट, समझ पा रहे हो ना कॉन्सेप्ट्स? तो ये सब आपस में होमोलॉग्स हो गए। क्यों? क्योंकि हर कोई CH2 से डिफर हो रहा है। CH2 का मास कितना है? 14 AMU, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन 2 का 1 है, हो गए 14 AMU। तो वो कंपाउंड जो CH2 से डिफर करते हैं उनको एक दूसरे के होमोलॉग्स बोलते हैं। कंडीशन क्या है? उनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो। अब इनमें तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं था, तो हमने वो देखा ही नहीं, हमने सिर्फ देखा CH2 से डिफर हो रहा है, हाँ भाई होमोलॉग है, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने नोट्स में आपके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल रखे हैं ना, जो मेरे सर ने हमें दिखाए थे और बाकी जगहों से मैंने कलेक्ट किए, तो CH4 है, C2H6 है, ये सारे होमोलॉग्स हैं। ये लोग भी होमोलॉग्स है। मान लो देखो, इसमें भी एक अल्कोहल है, लेकिन यहाँ से फिर अल्कोहल की चेन बढ़ रही है। देखो यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 भी है, बीच में CH2 आ गया ना, यानी कि 14 AMU का इंक्रीज हुआ। 14 AMU का इंक्रीज ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है? CH2 से डिफर करना। CH2 से डिफर किया ना इन लोगों ने, तो ये दो भी आपस में होमोलॉग्स हो गए। लेकिन कंडीशन क्या है? इनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो। ये नहीं कि एक एल्कीन है एक दूसरा एल्केन है, किसी तरीके से आपने CH2 का डिफरेंस लाया तो होमोलॉग है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। एल्कीन्स में ही होमोलॉग्स रहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के होमोलॉग्स रहेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर CH3 है, तो हो गया ना CH2 का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक H था ना, वो H यहाँ पर नहीं है, तो वो H कम हो गया, लेकिन CH3 ज़्यादा हो गया, तो CH2 का डिफरेंस आया ना भाई, समझो, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो फॉर बीइंग होमोलॉग्स CH2 से डिफर होने चाहिए और सेम फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। तो ये तो सेम फंक्शनल ग्रुप्स है क्या? नहीं, यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर अल्कोहल नहीं है, यहाँ पर क्या है? दूसरी चीज़ है, ठीक है ना, वो हम आगे देखेंगे। ईथर इसको बोलते हैं। तो चाहे ये CH2 से डिफर भी क्यों ना करे, यहाँ पर कर रहा है CH2 से डिफर, आप गौर से देखोगे CH2 से डिफर कर रहा है। इसमें सिर्फ
एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें कितने, इसमें 6 है, नहीं इसमें 4 हाइड्रोजन है, ओ के ऊपर भी 1 हाइड्रोजन है ना, तो इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो CH2 से डिफर हो गया ना, लेकिन ये होमोलॉग नहीं है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। उसी तरीके से ऐसे, अब देखो एडवांस के क्वेश्चंस, वो आपको ऐसे दे देगा, इसमें भी एमीन है, इसमें भी एमीन है, CH2 से भी डिफर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री एमाइन है, यहाँ पर 1 डिग्री एमाइन है, तो क्या, तो ये होमोलॉग नहीं है। उसी तरीके से देखो यहाँ पर एडवांस का, एडवांस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ये फिनॉल है, यहाँ पर एल्कोहल है, भले ये CH2 से डिफर हो रहा है लेकिन ये होमोलॉग नहीं है। तो भाइयों ये था कुछ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं थक गया पहली क्लास में ही, और हम आयु पैक कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, या उसके बदले हम क्या बोलते हैं उसको, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, तो हमारा 11th कंप्लीट हो जाएगा उसी के साथ, ठीक है ना। इसी तरीके से वो डेप्थ में पढ़ेंगे। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब देखो आगे आगे आपको मज़ा भी आएगा जब आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी। उसके बाद जब लॉजिक्स आएंगे, आप लॉजिक से अप्लाई करके आंसर फाइंड करोगे ना, आपको दिमाग में लगेगा भाई उतना भी गोटा नहीं है, भाई क्या ही गोटा है इसमें, 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, अब इससे कोई आंसर हमें निकलता है, 4 मार्क्स मिल गए जेईई मेंस में, जेईई नीट में, ठीक है ना, ईजी है ना, क्या याद रखना है, बस ये है कि पढ़ना है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो मैं ये सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें मैं पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, और मेक श्योर कि आप लाइक करते हो जिससे मोटिवेशन आएगी, और मेक श्योर कि आप नीचे से लिंक से वो डाउनलोड कर लेते हो ये वाले नोट्स। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, बाय।